हरियाणा का फरीदाबाद जो इंडस्ट्री का हब माना जाता है और यहीं पर रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर जो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता है और फरीदाबाद में ही रहा करता है। दोस्तों, एक दिन वो अपने घर से ये कहकर जाता है कि मैं 3 दिनों के लिए नेपाल जा रहा हूँ और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है और वापस ही नहीं लौटता। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है, बेटा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर अपनी जो उनका गांव होता है उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उस व्यक्ति के चाचा को ये सब बताते हैं। चाचा पुलिस में खबर करता है और पुलिस यहां पर 40 दिनों के बाद जो खुलासा करती है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, जो लोग अपने कानों से ये पूरा वाक्य सुनते हैं वो भी एक बार सुनकर सन्न हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के फरीदाबाद की है और यहीं का सेक्टर 27 है। सेक्टर 27 का रहने वाला हरवीर, जिसकी उम्र 45 साल होती है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम संगीता, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल के बीच की होती है। उसका एक 22 साल का बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है, जो BBA की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, 10 जुलाई 2025 दोपहर को करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर हरवीर अपनी पत्नी और अपने बेटे से यही कहकर जाता है कि मैं यहाँ से नेपाल घूमने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से 2-3 दिन का समय लगेगा, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी और बेटे लगातार उनको फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद 13 जुलाई को यहाँ पर जो ये पत्नी होती है अपने बेटे को लेकर, जो इसके पति का पैतृक गाँव होता है अजरौंदा, वो अजरौंदा में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जो इसका चाचा ससुर होता है अमर मलिक, उसे ये पूरा वाक्य बताती है। दोस्तों, अमर मलिक जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने इस भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस अपने कामकाज को ढंग से नहीं कर पाती। उसके बाद जो चाचा होता है वो फरीदाबाद के कमिश्नर के पास पहुंचता है और वहां जाकर उन्हें पूरा मामला डिटेल से बताता है कि इस तरह से हमारा बेटा गायब हो चुका है। दोस्तों, कमिश्नर साहब की तहरीर पर जो यहाँ की पुलिस होती है वो यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाती है और फिर जब पुलिस डिटेल से ये पूरा वाक्य खंगालती है, यहाँ पर चाचा ही दोबारा उनके पास पहुँचता है और दोबारा उन्हें जाकर यही बताता है कि मेरे पास एक मैसेज भी आया है, यही लिखा हुआ है कि मैं नेपाल में बुरी तरह से फंस चुका हूं और मैं यहां से वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, उसके बाद जो चाचा होता है यहां पर इस संगीता से और उसके बेटे से जब बातचीत करता है तो यहां पर उसे कुछ फेरबदल सा दिखाई देता है। तो चाचा यहां पर दोबारा पुलिस के पास पहुंचता है 15 दिन के बाद और जब पुलिस को कहता है कि मुझे कुछ शक है कि कहीं ऐसा ना हो संगीता ने और साहिल ने ही मिलकर कोई कांड कर दिया हो। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस इन दोनों को यहां पर पूछताछ करने के लिए बुलाती है और फिर 2 दिन के बाद जो साहिल होता है एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए चौंक जाता है और चौंक कर बहुत बड़ा सत्य यहां पर बताता है। दोस्तों, 18 अगस्त को दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। इधर बेटे को अलग बिठा लिया जाता है, माँ को अलग बिठा लिया जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सत्य यहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कोई भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ पर जो महिला होती है संगीता, वो ESI हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है और जो बेटा है जिसकी उम्र 22 साल है साहिल, वो BBA की पढ़ाई किया करता है। जो हरवीर है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है और बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, 2 महीने पहले का वाक्य होता है जब हरवीर अपने घर पर 7 लाख रुपए लाकर रखता है और उन 7 लाख रुपयों के बारे में संगीता
संगीता और साहिल को पता होता है। और जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी दिन के बाद अब इस हरवीर को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उन पैसों को देखने लगता है। वहाँ पर वो पैसे मिलते नहीं। अब ये अपनी पत्नी और बेटे से पूछने लगता है कि मैंने यहाँ पर 7 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ हैं। पत्नी और बेटे यहाँ पर साफ मना कर देते हैं कि हमें इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों अब यहाँ पर पति उनसे पहले तो राजी राजी पूछता है, लेकिन वो जब बताने का नाम नहीं लेते तो 10 जुलाई 2025 दोपहर को करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा, जब यहाँ पर हरवीर अपने बेटे और उसकी यानी कि माँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा कभी भी इस घर में कदम मत रखना, क्योंकि मेरे 7 लाख रुपए चुरा लिए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो पत्नी और बेटे हैं वहाँ से निकल जाते हैं और जो संगीता होती है वो अपनी बहन के घर पहुँच जाती है और बहन के घर ही रहती है। बहन का नाम ज्योति होता है। दोस्तों दिन भर बहन के साथ रहती है और रात को करीब 8 बजे ये वहाँ से निकलती है। और जैसे ही अपने पति के घर पर आते हैं ये दोनों, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ आ ही नहीं रही। जो यहाँ पर हरवीर होता है वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर साहिल पड़ोस के घर से घर के अंदर प्रवेश करता है और अंदर से जाकर दरवाजे को खोल देता है। जब यहाँ पर माँ भी घर के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो हरवीर है उसकी आंखें खुल जाती हैं। बेटा यहाँ पर अपने पिता से कहने लगता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो यहाँ पर उन दोनों की कुछ कहा सुनी होने लगती है। कहा सुनी भी यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। जो बेटा होता है वो किचन के अंदर जाता है, वहाँ से कुकर उठाता है और कुकर उठाकर अपने पिता के सर में मार देता है। दोस्तों जैसे ही कुकर सर में लगता है उतने गहरी चोट लगती है कि वहीं पर पिता बेहोशी की हालत में चला जाता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फिर वार किए जाते हैं और फिर वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये माँ बेटे दोनों के दोनों घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, फिर किया क्या जाए। फिर यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को पहले पॉलीथीन में लपेटा जाता है, फिर चद्दर में लपेटा जाता है, लपेट कर एक कमरे के अंदर उसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 13 जुलाई का समय आ जाता है। 13 जुलाई को ये लड़का अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसकी गाड़ी मांगता है कि हमें अपना घर शिफ्ट करना है, घर का सामान हमें अपने गांव लेकर जाना है, अब हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। दोस्तों यहाँ पर उस गाड़ी में कुछ सामान भरा जाता है और इस डेड बॉडी को भी उस गाड़ी के अंदर ही लाद दिया जाता है और उसे अरावली के जंगलों में ले जाया जाता है। दोस्तों फिर अरावली के जंगलों में उस डेड बॉडी को कर यहां से ये मां बेटा दोनों वापस आ जाते हैं। 2 दिन तक यहीं पर रहते हैं और 2 दिन के बाद यहां से ये अजरौंदा चले जाते हैं। जो सेक्टर 27 है उससे अजरौंदा गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो इस लड़के का यानी हरवीर का चाचा होता है अमर मलिक, उसे ये पूरा वाक्य बताते हैं कि इस तरह से जो हरवीर है वो 3 दिन के लिए नेपाल कहकर गया था, लेकिन वहां से वो वापस लौटा ही नहीं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। दोस्तों यहाँ पर जो चाचा होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, आसपास के लोगों से पता करता है, लेकिन कहीं से भी हरवीर का कोई अता पता नहीं लगता। अब यहाँ पर जब चाचा इन लोगों से बातचीत करने लगता है तो इनको कुछ शक होने लगता है कि शायद यहाँ पर संगीता और साहिल ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। दोस्तों अब चाचा इनके ऊपर शक करे उससे पहले यहाँ पर जो महिला होती है संगीता अपने पति के मोबाइल को ऑन करती है और उससे एक मैसेज लिखती है। मैसेज में चाचा को मैसेज भेजा जाता है और उस पर यही लिखा जाता है कि चाचा मैं बुरी तरह से नेपाल में फंस चुका हूं और अब मैं कभी भी यहां से वापस नहीं आ सकता, और उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों जब यहां पर चाचा बार बार उस फ़ोन को मिलाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। 16 जुलाई को ये मैसेज आता है और उसके 3 दिन के बाद फिर दोबारा से बीपीटीपी थाने में जो चाचा है वो पहुंच जाता है और यहां पर उन पुलिस वालों से गुहार लगाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले भी यहां पर ज़्यादा गौर इस मामले में नहीं देते। उसके बाद 27 जुलाई 2025 को जो चाचा होता है कमिश्नर के पास पहुंच जाता है और कमिश्नर से यही गुहार लगाता है कि साहब इस तरह से हमारा भतीजा गायब हो चुका है और अभी तक उसके बारे में कोई अता पता नहीं लगा है। दोस्तों कमिश्नर की तहरीर पर ही बीपीटीपी थाने की पुलिस यहाँ पर एकदम से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के अपने कामकाज को करने लगती है। दोस्तों यहाँ पर अब और समय धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगाती है। 17 अगस्त को चाचा दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और 17 अगस्त को
जो चाचा पुलिस वालों को बताता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। चाचा यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इसकी पत्नी संगीता का और इसके बेटे साहिल का ही इसमें कोई ना कोई बड़ा हाथ है। दोस्तों अब यहाँ पर जो चाचा है वो ऐसा वाक्य कहता है तो पुलिस भी यहाँ पर एक बार के लिए रुक जाती है और पुलिस तुरंत ही यहाँ पर जो बेटा है साहिल 22 साल जिसकी उम्र है उसे गिरफ्तार करती है और 2 दिनों तक उससे जांच पड़ताल चलती रहती है। तो 18 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी होती है और 20 अगस्त को साहिल पूरा का पूरा मामला अपने मुख से बता देता है जो मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद संगीता से भी जांच पड़ताल करती है तो संगीता भी यही पूरा मामला बताती है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल यही सत्य है, बिना लाग लपेट के सारा मामला बता देती है। दोस्तों फिलहाल के लिए इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्हें जिला अदालत में पेश कर दिया गया है। पहले थाने में रखा गया था और उसके बाद इन्हें जिला अदालत में पेश कर दिया गया है, वहां से इन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि आजकल इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। यहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो पैसे कमाता है, पैसे कमाकर इन लोगों के पेट को भरता है। लेकिन हालांकि यहां पर इसकी पत्नी भी नर्स का काम करती है, बेटा यहां पर BBA की पढ़ाई करता है, लेकिन यहां पर पिता के पैसों को ये दोनों के दोनों चट कर जाते हैं, 7 लाख रुपए को उड़ा देते हैं। और उसके बाद जब यहां पर ये व्यक्ति इनसे 7 लाख रुपए का हिसाब मांगता है, कहाँ गए मेरे 7 लाख रुपए, तो ये सिरे से खारिज कर देते हैं। यहां पर वो व्यक्ति इन दोनों को घर से बाहर कर देता है और फिर शाम को होता है इतना बड़ा कांड और ये लोग यहां पर ऐसी कहानी बनाते हैं। 40 दिन पुलिस को इस मामले को सुलझाने में लग जाते हैं। 40 दिन के बाद जब लोगों के सामने सच्चाई आती है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए डरने लगता है कि वाकई में ही अब महाकलयुग आ चुका है। दोस्तों आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कमेंट आता है कुमार केसी जी का, वो लिखते हैं कि जय शंभू जय भोलेनाथ, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद, जय श्री राम कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद, जय राम जी की, मैं बिहार से हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान अहमद जी हमें बहुत ही अच्छा एक स्टोरी की टाइप का थंबनेल भेजते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम लोध जी हमें एक लव का सिंबल भेजते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज इस छोटे से बच्चे रघु रावत का जन्मदिन है जो हर दिन हमारी कहानी सुनते हैं और हर दिन हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उन्हें रात चौगुनी तरक्की करें और अपने जीवन में अच्छे से पढ़ाई करें और एक दिन अपने माता पिता अपने दादा दादी का नाम जरूर रोशन करें। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। दोस्तों जिन साथियों का जन्मदिन होता है वो भी पहले दिन हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगले दिन उनको हम अपनी तरफ से विश जरूर करेंगे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत आपको जन्मदिन की बार बार शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद,